इलस्ट्रेशन 9 हम कर रहे हैं। लिखा गया है कि आपको बताना है कि ऑपरेटिंग में आएगा, इन्वेस्टिंग में आएगा, फाइनेंसिंग में आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। तो देखो, इन्वेस्टिंग के अंदर मैं आपको बता चुका हूं कि इन्वेस्टिंग के अंदर एफ ए इन्वेस्टमेंट्स गुडविल परचेज, एफ ए इन्वेस्टमेंट का सेल परचेज, उससे आई हुई इनकम्स वो रिकॉर्ड की जाती है। फाइनेंसिंग में शेयर, डिबेंचर, लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट आता है, और लोन पे इंटरेस्ट पेड किया, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पेड किया, और शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया, वो आता है इसके अंदर, राइट। लेकिन अब ये है, जिसको छोड़कर, इसको छोड़कर जितनी भी चीजें हैं क्लास, वो सारी चीजें आपका ऑपरेटिंग में आएगा। तो कैश सेल ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, कैश परचेज भी ऑपरेटिंग, रेंट आपने पेड किया ये भी ऑपरेटिंग है, कैश आप कैश इन हैंड बोलो बेटा फटाफट। कैश इन हैंड आपको क्या लगता है? तो कैश इन हैंड जो है वो कैश इन कैश इक्विवेलेंट है, राइट। कैश इन कैश इक्विवेलेंट इसी में आता है ना, कैश इन कैश इक्विवेलेंट में। इनकम टैक्स अगर आप दे रहे हो, टैक्स पेड भी आता है ऑपरेटिंग में। ऑफिस का एक्सपेंसेस ये भी ऑपरेटिंग में आएगा। अच्छा, बैंक बैलेंस बोलो किस में आएगा? बैंक बैलेंस भी किसके अंदर आएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, राइट। बैंक बैलेंस भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। मशीन आपने बेचा, अच्छा सुनो सुनो सुनो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मशीन बेचा मशीन डीलर ने, मशीन बेचा मशीन डीलर ने, क्योंकि ये मशीन का डीलर है। तो क्या इसने मशीन इन्वेस्टमेंट करने के लिए खरीदा होगा या बेचने के लिए? अगर ये मशीन डीलर ना लिखा होता फिर क्या करते? अगर ये मशीन डीलर नहीं लिखा होता, अगर ये मशीन डीलर नहीं रखा होता फिर क्या होता? तो बेटा ये फिर आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनता है। यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है। ऑपरेटिंग का मतलब जिनको क्लियर होगा वो इजीली समझ पाएंगे कि ऑपरेटिंग का मतलब क्या है, आपका बिजनेस का डे टू डे एक्टिविटी वाला काम। तो डे टू डे एक्टिविटी वाला जो भी काम है वो ऑपरेटिंग नेचर का है। तो भी आप बिजनेस खरीद, 2 नंबर में 2 या 4 पॉइंट पूछ सकता है ज्यादा से ज्यादा। इश्यू ऑफ डिबेंचर फाइनेंसिंग का पार्ट है, डिविडेंड पेड भी फाइनेंसिंग का पार्ट है। कैश पेड अगेंस्ट ट्रेड रिसीवेबल ऑपरेटिंग, ट्रेड पेबल ऑपरेटिंग, परचेज ऑफ मशीन इन्वेस्टिंग, इनकम टैक्स रिफंड रिसीव। बेटा इनकम टैक्स रिफंड का ट्रीटमेंट किसी को पता है क्या, कि इनकम टैक्स रिफंड का ट्रीटमेंट क्या होता है? हाँ, आना तो ऑपरेटिंग में ही है। सुनो मेरी बात, इनकम टैक्स रिफंड जो होता है ना, प्रोविजन फॉर टैक्स से भी माइनस कर देते हैं और टैक्स पेड से भी माइनस कर देते हैं, दोनों से माइनस कर देते हैं। जैसे मान लो प्रोविजन फॉर टैक्स 18,000 है और टैक्स पेड 7,000 है, और इनकम टैक्स रिफंड 1,000 है, तो ये 18 नहीं होगा, फिर ये 17 होगा, और ये 7 नहीं होगा, फिर ये 6 होगा। और ये चीज फाइनेंसिंग से माइनस होता है, ये सॉरी ऑपरेटिंग से माइनस होता है, ये ऑपरेटिंग में प्लस होता है, राइट। हाँ, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग, सेल ऑफ पेटेंट। बड़ा पेटेंट जो है, ऐसा सेल ऑफ पेटेंट लिखा है, सेल ऑफ पेटेंट। बड़ा परचेज होता तो परचेज होता, अगर सेल ऑफ पेटेंट है, बताओ कहाँ पे आया क्लास सेल ऑफ पेटेंट? तो क्योंकि सेल लिखा है क्लास, क्योंकि सेल लिखा है तो इन्वेस्टिंग के अंदर आएगा सेल, ठीक है। सेल ऑफ पेटेंट इन्वेस्टिंग, और परचेज ऑफ गुडविल भी इन्वेस्टिंग के अंदर आएगा। परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी, परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर। परचेज ऑफ नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटी, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर ऑपरेटिंग। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक, अगर आप शॉर्ट टर्म डिपॉजिट कराते हो बैंक में तो वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा, राइट। परचेज ऑफ सिक्योरिटी नॉन मार्केटेबल, बड़ा परचेज ऑफ नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटी, तो नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटी कहां पे आता है मुझे बताओ? नॉन मार्केटेबल, तो ये एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, लोन एडवांस कहां पे आएगा बताना जरा मुझे। लोन अगर आपने दिया है तो, लोन एडवांस अगर आपने किसी को लोन दिया, फाइनेंसिंग नहीं आएगा बेटा, इन्वेस्टिंग आएगा, ठीक है। फाइनेंसिंग नहीं, इन्वेस्टिंग आएगा। इनकम टैक्स रिफंड ऑपरेटिंग का पार्ट है, ध्यान रखना बस। अच्छा, अब फिर से मुझे बताओ, इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग आएगा, इन्वेस्टिंग आएगा, फाइनेंसिंग आएगा। और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, जिनको पिछले में कोई डाउट हो यहाँ क्लियर हो जाएगा, आप देख लेना, ठीक है। अगर ये राइट ऑफ लिखा होता ना पेटेंट, तो हम ऑपरेटिंग में डालते, राइट ऑफ लिखा होता। सेल लिखा है इसलिए इन्वेस्टिंग। बट तुम्हें क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं लिखा है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देख रहे हो, तो तुम उसको कहाँ डालोगे क्लास? तो तुम फिर सेल कम हो रहा है ना, तो ऑपरेटिंग के अंदर ही आएगा, राइट। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता तुम ऑपरेटिंग में डालते, प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता तो। इलस्ट्रेशन में 11 पे आओ, अब बताओ जरा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को बेचा आपने तो क्या आएगा? ये इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट बेचा तो क्लास इन्वेस्टिंग।
डिविडेंड रिसीव ऑन शेयर्स, डिविडेंड मिला है तो ये भी इन्वेस्टिंग। रेंट पेड ऑपरेटिंग है बेटा, रेंट रिसीव इन्वेस्टिंग है। इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी इन्वेस्टिंग में आएगा। रेंट रिसीव, अच्छा रेंट रिसीव बाई रियल स्टेट कंपनी, बोलो बेटा सोच समझ के बताना। रेंट रिसीव बाई रियल स्टेट कंपनी, रियल स्टेट कंपनी ने रेंट रिसीव किया तो इनके सुबह शाम का काम ही यही है, रेंट रिसीव बाई रियल स्टेट कंपनी ऑपरेटिंग। ठीक है, रेंट रिसीव बाई रियल स्टेट कंपनी कहाँ पे आएगा, ऑपरेटिंग में। रेंट रिसीव बाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अब एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसको कोई रेंट मिला है मुझे बताओ, तो भाई ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, फाइनेंसिंग। मार्केटेबल सिक्योरिटी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सेल प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर, प्रोसीड्स का मतलब कैश कलेक्टेड यानी कि पैसा मिलना, वो आएगा फाइनेंसिंग। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, बताओ क्लास बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पे आता है, फाइनेंसिंग में। तो बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट पे किया तो वो क्या होगा, फाइनेंसिंग का आएगा। देखो अगर तुम्हें क्वेश्चन बोलेगा स्टेट कंपनी का है तो फिर आप वो इन्वेस्टिंग में, खाली रेंट रिसीव होता तो सॉरी ऑपरेटिंग में खाली रेंट रिसीव होता तो इन्वेस्टिंग में, राइट भैया। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग का पार्ट है, भले ही जा रहा है पैसा बट है फाइनेंसिंग का। और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मतलब उनका मेन बिजनेस नहीं है रेंट कमाना, बट फिर भी रेंट मिल रहा है, इसीलिए इन्वेस्टिंग का पार्ट। बेटा जो मैं कह रहा हूँ बस उतना कर लो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्लास, मैं तुम्हें प्रैक्टिकली बता रहा हूँ तुम्हें क्या क्या चीजें करनी है। तुम्हें सिर्फ 3 चीजों को करना है अकाउंट्स में, 3 चीजें। सबसे पहली चीज, टीएस के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए थे वो कर लो। दूसरी चीज जो तुम्हें करनी है, कोलाज। तीसरी चीज, टेस्ट एंड सैंपल पेपर जो मैं भेज रहा हूं, ओके टेस्ट और सैंपल पेपर जो भेज रहा हूं वो तुम्हें करना है किसी भी कीमत पे, ध्यान रखना। ओके 13 क्वेश्चन पे आओ। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आएगा, फाइनेंशियल एंटरप्राइज और नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज, राइट। अगर तुम्हें परफेक्ट लग रहा है कि तुम्हें सब आता है तो सीधे सैंपल पेपर बना दो। अगर तुम्हें लग रहा है कोई दिक्कत है तो क्वेश्चन बनाओ, और जो चैप्टर में दिक्कत है वो चैप्टर को पहले चैप्टर फिनिश करो। कई बच्चे बोलते हैं सर एक एक चीज 2 जगह आती है, ऑपरेटिंग में भी आता है इन्वेस्टिंग। जैसे मान लो इंटरेस्ट पेड है, डिविडेंड पेड है, तो वो ऑपरेटिंग में वो है किसका पार्ट, फाइनेंसिंग का। ऑपरेटिंग में तो नेट इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए डालते हैं हम, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको ऑपरेटिंग का लिख लो। आप नेचर देखो, लोन डिबेंचर्स ये सब किसका पार्ट होता है, शेयर लोन डिबेंचर, ये सब आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नहीं होता है, फाइनेंसिंग का होता है। तो इसीलिए आप फाइनेंसिंग में लिखना उसको। आई बात समझ। चलो नेक्स्ट मुझे बताओ जरा, नेक्स्ट। परचेज ऑफ सिक्योरिटी ऑफ अ कंपनी, आपने शेयर खरीदा, मैं यहां लिख रहा हूं क्लास, यहां लिख रहा हूं फाइनेंसिंग। फाइनेंशियल मतलब होता है बैंक, फाइनेंशियल मतलब क्या होता है क्लास, बैंक्स। और नॉन फाइनेंशियल मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो आप मुझे बताओ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, बताओ। तो अगर आपने शेयर्स खरीदा, आपने सिक्योरिटीज खरीदी, तो ये कहाँ पे आएगा अगर आप सिक्योरिटी खरीदते हो। देखो हमारे लिए अगर हम शेयर्स खरीद रहे हैं, सुनो परचेज ऑफ शेयर्स जो होता है ना वो आपका इन्वेस्टिंग होता है, ध्यान रखना। अगर आप शेयर खरीद रहे हो, आपने किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदा, तो वो आपके लिए इन्वेस्टिंग का पार्ट होगा, ध्यान रखना। लेकिन बैंकों के लिए यही चीज क्या होती है, इनका तो रोज का काम है, बैंकों के लिए यही सेम चीज क्या कहलाएगी, तो बैंकों के लिए जाएगा क्लास ये ऑपरेटिंग में, ऑपरेटिंग। पहले में ना क्लास फाइन सॉरी बैंक तो ये रहा ना पहला वाला, ये ऑपरेटिंग में जाएगा। बैंकों के लिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, सही से लिख लेता हूं, बैंकों के लिए ये चीज कहां जाएगा, ऑपरेटिंग में। ब्रोकरेज पेड, बताओ क्लास ब्रोकरेज पेड कहां पे आएगा, बताओ सब बच्चे। ब्रो कुछ नहीं, बस आपको लिखना है कौन सी एक्टिविटी में आएगा और कुछ नहीं।
तो भाई ब्रोकरेज अगर आपने पे किया तो बैंक का काम ही है क्लास सुबह शाम तक ब्रोकरेज देना, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा। सेल ऑफ सिक्योरिटी, ये भी ऑपरेटिंग, सिक्योरिटीज को सेल करना, ये भी ऑपरेटिंग। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव ऑन सिक्योरिटी, ये भी ऑपरेटिंग, इनका काम ही है डिविडेंड इंटरेस्ट लेना। डिविडेंड पेड जो है ये फाइनेंसिंग का एक्टिविटी, मेरी बात समझना, डिविडेंड पेड हर कंपनी के लिए फाइनेंसिंग होता है। लिख लो कॉपी में, फटाफट लिखो इसे लिखो फटाफट। डिविडेंड पेड हर कंपनी के लिए फाइनेंसिंग का पार्ट होता है। डिविडेंड पेड हर कंपनी के लिए फाइनेंसिंग का पार्ट है। इंटरेस्ट पेड इनका ऑपरेटिंग है, रोज का काम है ब्याज देना। लोन एडवांसेस ये भी ऑपरेटिंग है, इनका रोज का काम है लोन देना। लोन लिया है उससे कोई पैसा मिला है, लोन देने पे कोई पैसा मिला है, रिसीट ऑफ लोन, लोन लेना है मान लो, वो सब ऑपरेटिंग है, क्योंकि इनका रोज का काम ही यही है। बेटा आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, एक नंबर में आ सकता है क्वेश्चन, एक नंबर में, क्योंकि देखो इनकी रोज का काम है। दीज ऑल आर डे टू डे एक्सपेंसेस, ठीक है, रोज का काम है। अच्छा, अब नॉन फाइनेंशियल की बात करें तो शेयर खरीदा तो इनके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ब्रोकरेज अगर आप कोई भी पेड करते हो, एक बात बताओ क्लास, अगर आप ब्रोकरेज पे करते हो, कोई भी आपने अगर ब्रोकरेज पे किया तो वो भी इन्वेस्टिंग के ऊपर ही पे किया, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेल किया सिक्योरिटी का तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लोन एडवांसेस मेड तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। रिसीट्स ऑफ लोन, लोन आपने ले लिया है ना, एंड एडवांसेस मेड, रिसीट्स ऑफ लोन तो ये फाइनेंसिंग, अगर आपने लोन लिया है तो फाइनेंसिंग, लोन दिया है तो इन्वेस्टिंग। ओके, ब्रोकरेज कुछ नहीं, कमीशन वगैरह होता है, ठीक है, ब्रोकरेज कमीशन है। आई क्लास बात समझ? अच्छा, अगर ये आपने एडवांस, अगर आपने देखो लोन, ये लास्ट वाला जो पॉइंट है ना, आप सिर्फ इतना समझ लो क्लास कि आपने अगर लोन दिया है, अगर आपने किसी को लोन दिया है तो वो इन्वेस्टिंग है, लोन लिया है तो फाइनेंसिंग है, ठीक है। अब आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे, फटाफट आओ क्लास, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाते हैं। 53 का न्यूमेरिकल पोर्शन है, उसको बना के देखते हैं। आ जाओ, सब लोगों ने बनाया होगा। सबसे पहले आप एडिशन पॉइंट, सबसे पहले एडिशन पॉइंट पे आ जाओ, ये रहा। बेटा सबको पता होगा 31 मार्च 15 को इशू रिडीम किया है, तो इंटरेस्ट किस पे लगेगा? 31 मार्च 15 को आपने किया है तो किस पे लगेगा? 31 मार्च 15 को अगर आपने किया है, 31 मार्च 15 को, आप आओ जरा यहाँ पे, कहीं ना कहीं डिबेंचर होगा। 31 मार्च 15, तो 31 मार्च 14 पे लगेगा इंटरेस्ट। 10 लाख का 12% कितना बनेगा? 1,20,000। 10 लाख का 12% जो बनेगा वो कितना बनेगा? 1,20,000। 1,20,000। 10 लाख का जो 12% बनेगा वो बनेगा 1,20,000। 10 लाख का 12% बनेगा 1,20,000। ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग से माइनस, ठीक है। टैक्स पेड है तो कौन सा अकाउंट बना लोगे? वर्किंग नोट में कौन सा अकाउंट बनाओगे? टैक्स पेड है तो वर्किंग नोट में कौन सा अकाउंट बनाओगे मुझे बताओ। अगर तुम्हें टैक्स पेड दे रखा है तो वर्किंग नोट में अकाउंट बनाओगे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। टैक्स पेड दे रखा है तो वर्किंग नोट में आप बनाओगे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। बाई बैलेंस बीडी, पेड गिवन है तो आंसर मेड आएगा। टू बैलेंस सीडी, टू बैंक टैक्स पेड कितना है क्लास? टू बैंक टैक्स पेड आप चेक करो, टू बैंक टैक्स पेड कितना दे रखा है?
टैक्स पेड दे रखा है 1,40,000, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या आएगा? बैलेंसिंग फिगर बाई पी एंड एल प्रोविजन मेड। चेक कर लो क्लास, कुछ अगर मिस्टेक होगी ना आपने बना रखा है तो ठीक कर लेंगे उसको। तो प्रोविजन मेड आपको देखो कितना दे रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स। ओपनिंग कितना है क्लास? 180, क्लोजिंग 140 है। ओपनिंग है 180, 180, ओपनिंग है 180, क्लोजिंग है 140, ये आ रहा है 2,80,000, 2,80,000। इसमें से 180 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 1,00,000। ठीक है, 180 चला जाएगा, कितना बचेगा? 1,00,000। पेड जो है वो ऑपरेटिंग से क्या होता है? माइनस। मेड जो है वो ऑपरेटिंग में क्या होगा? प्लस। चलो अब हमने इतनी सारी चीजें देख ली है, तो अब हम जरा देखते हैं क्लास। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन ऐसा ही बोर्ड में आया था, सेम यही क्वेश्चन। तो तुम लोग ध्यान रखना कि बोर्ड में ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं, और जितने क्वेश्चन मैं तुम्हें करा रहा हूं ना कैश फ्लो में, मैं कैश फ्लो में स्पेशली कह सकता हूं, कैश फ्लो में इससे बाहर नहीं जाएगा पेपर। जितने क्वेश्चन मैं तुम्हें कैश फ्लो में करा रहा हूं, तो बी रेडी इन क्वेश्चंस को कई बार बनाने के लिए। और इतना बड़ा नहीं आएगा इससे, क्वेश्चन आएगा छोटा, क्वेश्चन छोटा ही आएगा इससे। क्या 5 नंबर का आता है ना, थोड़ा छोटा ही रहेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 रिवाइज्ड, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 रिवाइज्ड बनाते हैं। चलो क्लास आराम से आप बनाओ, एक बार फिर से बनाओ। देखो जिन्होंने कर रखा है तो ऐसा नहीं कि आपको एक बार और नहीं बनाना, मैंने खुद इसको पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन करवा रखा है, बट फिर भी देखो मैं कराता हूं तो बिल्कुल अच्छे से। तो आप भी क्वेश्चन दोबारा करो और अच्छे से करो, और अच्छे से उसको प्रेजेंट करो, और अच्छे से उसको लिखो। क्योंकि 2 बार बनाओगे तो अच्छा है, समय कम आपका लगेगा दूसरी बार में। ये लिखोगे अमाउंट, ये लिखोगे पर्टिकुलर्स। ठीक है, सबसे पहले मैं थोड़ा शॉर्टकट लिख रहा हूं, आप एग्जामिनेशन में ऐसे शॉर्टकट मत लिखना। ऑपरेटिंग है, बी लिखो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बी लिखो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, सी लिखो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। तसल्ली से करना है, कोई जल्दीबाजी मत करना, नहीं तो गलती हो जाएगी फिर। सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। SPR फाइनेंसिंग में जाएगा अगर बैलेंस शीट के अंदर है तो। इक्विवेलेंट्स, और इक्विवेलेंट्स में आप जानते हो क्या लिखते हैं? A प्लस B प्लस C प्लस ओपनिंग कैश क्लोजिंग कैश के बराबर। चलो बेटा पहले इस क्वेश्चन को कर लो। ओके, प्लस होगा फाइनेंसिंग में, इस क्वेश्चन को पहले करो। सबसे पहले आपने इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट जो 3 हिस्से में बांट देना होता है। आप इस पूरे फॉर्मेट को 3 हिस्से में बांट देते हो, करना मत आप पेपर में ऐसे लाइन मत खींचना, बट आप 3 हिस्से में बांटोगे। इंटरेस्ट इस बीच वाले पोर्शन के अंदर आता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। बेटा डिबेंचर पे इंटरेस्ट कितना था? 1,20,000, और यही फाइनेंसिंग से माइनस होगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 1,20,000 फाइनेंसिंग से माइनस होगा और ऑपरेटिंग में प्लस होगा। ठीक है, अब इसके बाद कोई बात नहीं, टेंजिबल एसेट ही तो मशीन होता है, टेंजिबल एसेट ही मशीन होता है। ऑपरेटिंग में सबसे लास्ट में टैक्स पेड था, कितना टैक्स पेड दिया था बेटा? कितना? आप यहां इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की जगह इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर लिख लो, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। बेटा कितना था क्वेश्चन में जरा मुझे बताना? 1,40,000 था। ठीक है, तो 140 लिख देते हैं। टैक्स पेड है 140 और मेड था 1,00,000 का, राइट। सबसे ऊपर लिखोगे आप प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 1,00,000। आई बात समझ? हाँ, एडलेस भी लिख लिया करो, बेहतर है, उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं लिखते तो बट लिख लिया करो, ज्यादा सही रहेगा।
किसी को बहाना ना मिले ना नंबर काटने का। किसी के लिए आंसर ज़्यादा एडलेस इंपॉर्टेंट होता है, किसी किसी के लिए वो चीज़ है। अल्टीमेटली आपका आंसर सही होना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आगे देखो जरा, शेयर कैपिटल बोलो इशू है रिडीम है? शेयर कैपिटल का बताओ फटाफट। पहले था 8, अब हो गया 10। इशू है या रिडीम है? इशू है। तो कितना इशू है क्लास? ये शेयर कैपिटल इशू है 2 लाख का। फाइनेंसिंग में लिखो इशू ऑफ शेयर कैपिटल 2 लाख। फाइनेंसिंग में लिखो इशू ऑफ शेयर 2 लाख। इशू ऑफ शेयर्स 2 लाख। इशू ऑफ शेयर्स ये माइनस कर देना। इशू ऑफ शेयर्स कितना आ जाएगा? 2 लाख। इंटरेस्ट डिविडेंड जो है ना दूसरे वाले पोर्शन में आता है ऑपरेटिंग के अंदर। अच्छा ये हो गया शेयर का। अब जरा आगे मुझे बताओ रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 1। चलो सारे नोट कर लेते हैं, सबके पीछे तो नोट्स ही है। नेट प्रॉफिट कितना आएगा बेटा? सोच समझ के बताना। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा है ये। नेट प्रॉफिट कितना आएगा मुझे बताओ। नेट प्रॉफिट बताओ कितना आएगा नेट प्रॉफिट। करंट में से प्रीवियस ईयर घटाओ। पहले हम 1 लाख के नुकसान में थे, आज हम फायदे में हैं। पहले हम 1 लाख के नुकसान में थे और आज हम 4 लाख के फायदे में। तो हम उस नुकसान को पहले हमने उस नुकसान से निपटा हमने, और अभी हम 1 लाख के फायदे में हैं। तो 5 लाख का हमने प्रॉफिट कमाया। सबसे ऊपर लिखोगे 5 लाख। बाकी जो डिबेंचर है वो इशू वो रिडीम कितना हुआ है? 1 लाख। तो 5 लाख नेट प्रॉफिट। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर यहीं पे आएगा। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख का डिबेंचर रिडीम हुआ है तो माइनस कर देना, पैसा चला जाएगा, डिबेंचर रिडीम होगा। यस, करंट में से प्रीवियस घटाते हैं, सरप्लस लिखने, सरप्लस 5 lakhs। ओके हो गया। चलो सरप्लस भी हो गया हमारा और डिबेंचर भी हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट कौन सी एक्टिविटी में आता है? फाइनेंसिंग। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो रहा है। फाइनेंसिंग में लिखो 2 लाख इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। फाइनेंसिंग में लिखो इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 2 लाख। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस होगा, पैसा आ रहा है। इंक्रीज इन बैंक, जैसे शेयर इशू होता है ना पैसा आता है, उस तरह से बैंक ओवरड्राफ्ट में पैसा आता है, राइट। बायबैक भी शेयर कम हो जाता है, माइनस, बायबैक ऑफ शेयर माइनस हो जाता है। प्रोविजन फॉर टैक्स हमें कुछ नहीं करना, बताओ क्यों कुछ नहीं करना? अकाउंट हम बना चुके हैं ऑलरेडी। मशीन्स और डेप्रिसिएशन इन दोनों को भेजेंगे। मशीन जाएगा इन्वेस्टिंग में, डेप्रिसिएशन जाएगा ऑपरेटिंग में। तो डेप पहले 2,02,000 था, अब 4 लाख हो गया है। तो कितना डेप लगा है? 4 में से घटाओ 2 लाख, 2,000, 198। डेप्रिसिएशन 198। और मशीन कितना खरीदा है आपने? 16,42,000 था, 24,06,000 हो गया। 16,42,000 और 24,06,000, 7,64। 198 तो डेप्रिसिएशन आ गया। आप ऑपरेटिंग के बीच वाले पोर्शन में लिखो डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर 1,98,000। इन्वेस्टिंग के अंदर लिखो परचेज ऑफ मशीनरी 7,64। परचेज ऑफ मशीनरी 7,64। अच्छा डिबेंचर रिडम्पशन हुए ना तो माइनस करेंगे ना। डिबेंचर रिडम्पशन तो लिख ही दिया ना मैंने, माइनस कर दिया डिबेंचर रिडम्पशन बेटा, 1 लाख माइनस कर दिया। अच्छा अगला क्या था? मशीन हो गया। गुडविल बोलो राइट ऑफ है या परचेज है? गुडविल क्या होगा? हाँ मशीन परचेज है, माइनस होगा। गुडविल राइट ऑफ जो है वो ऑपरेटिंग में प्लस होगा। गुडविल राइट ऑफ मशीन परचेज को बेटा माइनस में लिख देना। गुडविल राइट ऑफ 20,000 बीच वाले पोर्शन में आएगा। गुडविल रिटर्न ऑफ 20,000 प्लस हो जाएगा 20,000। हाँ इंटरेस्ट एक्सपेंस लिख सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को इंटरेस्ट एक्सपेंस बिल्कुल लिख सकते हो। स्टॉक है, स्टॉक है करंट असेट, तो इंक्रीज इन करंट असेट क्या होगा? 1,24,000। इंक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस कर दोगे 1,24,000। इंक्रीज इन इन्वेंट्री 1,24,000 वो हो जाएगा माइनस का। ऑपरेटिंग के सबसे आखिरी पोर्शन में इंक्रीज इन इन्वेंट्री 1,24,000 ऐसे लेस हो जाएगा। ठीक है, हमने सारे एडिशनल पॉइंट पढ़ लिए। अब ऊपर पे आ जाओ जरा, ऊपर सबसे ऊपर
इशू ऑफ शेयर हो गया। हमारे ये सारे एडिशनल पॉइंट हो चुके, तो इनको देखना बंद करो। सारे एडिशनल पॉइंट हो चुके, छोड़ो उसको। इन्वेस्टमेंट, अच्छा इन्वेस्टमेंट बताओ, पहले था 1.5 लाख का, अब आपका 2 लाख, तो 50,000 आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो इन्वेस्टमेंट 50,000 माइनस कर देना। लिखो इन्वेस्टिंग में, इन्वेस्टिंग में माइनस कर दो 50,000। इन्वेस्टमेंट परचेज लिख सकते हो आप, 50,000 लिखोगे इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, इन्वेस्टमेंट परचेज, राइट। उसके बाद है यहाँ पे नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट परचेज हो गया। उसके बाद है इन्वेंट्री। क्लास इन्वेंट्री हो चुका है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं आता, करंट इन्वेस्टमेंट भी नहीं आता। बात समझ आ गई क्लास? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी नहीं आएगा और करंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये दोनों कहाँ जाता है, ये दोनों कहाँ जाएगा बेटा बताओ? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और करंट इन्वेस्टमेंट, ये दोनों कहाँ जाता है? डी एक्टिविटी में, इसलिए यहाँ पे ये नहीं आएगा। ओके, अब चलें क्लास यहां तक। अब इन सब चीजों को रख लेते हैं। ऑपरेटिंग की टोटलिंग करो फटाफट। कम, ऑपरेटिंग की टोटलिंग बताओ कितना आ रहा है। चलो आज मैं तुम्हें अकाउंट्स के 2 सैंपल पेपर भेजूंगा, वो देख लेना, ठीक है? किसी स्कूल के भेजूंगा 2 सैंपल पेपर, अच्छे अच्छे हैं, वो भेज दूंगा मैं, ग्रुप में भेज दूंगा, डोंट वरी। पहले मुझे इसका टोटलिंग करके बताओ। ये 1 लाख है, 5 + 1 6 लाख। क्या लिखोगे इस 6 लाख को? क्या लिखोगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। और ये ऐड यहां दिखा देना, ऐड, ठीक है? कितना ऐड करोगे आप मुझे बताओ? 1,98,338 938। क्या लिखेंगे इसको? ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। 1-2 लाइन बीच में खाली छूट भी गई ना, तो इतना टेंशन वाली बात नहीं है उसमें, ऐसा गलत नहीं हो जाता उसमें। और ये कितना क्लास? 140, 264 नेगेटिव का, तो 938 में से घटाओ 264, 674 प्लस का। क्या यही आ रहा है सबका आंसर? फ्लो लिखूं या यूज लिखूं? फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन? फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग का तो बहुत ही आसान है। इन्वेस्टिंग में 50,000 है नेगेटिव का, और 764 भी नेगेटिव का है, तो 814 आ गया। वेरी गुड, 814। देखो तो इतना मुश्किल नहीं है। देखो शुरू में मुश्किल लगता है, अगर आप सीख लिए हो, आपको हर चीज का पता है सब पॉइंट, इतना मुश्किल नहीं है। पेपर में इसका क्वेश्चन बहुत नॉर्मल आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। जो इसमें लापरवाही कर रहे हो, पेपर में इसका क्वेश्चन बहुत नॉर्मल आएगा और तुम बिल्कुल पछताओगे बाद में। मतलब ये लेवल क्वेश्चन का अच्छा था, क्वेश्चन पेपर का। 1-2 बैलेंस शीट के पॉइंट कम होने चाहिए थे बस, बाकी हर एक लेवल अच्छा है बोर्ड के हिसाब से। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग का देखो कितना आ रहा है, 2-2 लाख, 4 लाख तो प्लस का ही हो गया, 220 घटा दो, 180 आएगा। A+B+C करके देखना अगर आंसर सही आता है तो। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बेटा A+B+C ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग 674 प्लस का आ रहा है सिर्फ 40,000। ओपनिंग कैश कितना था बताना जरा? ओपनिंग कैश, ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ओपनिंग कैश और ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी में देख लेता हूं कितना था। बेटा ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी को करंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ये 120 है, 120 है, 120, 120, 2,80,000 किसके सम के बराबर आएगा? ये क्लोजिंग कैश प्लस क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी के सम के बराबर आएगा। क्या ये बराबर आ रहा है? क्या ये बराबर आ रहा है? 180 और 1, ठीक है, आ रहा है, आ रहा है बेटा, बराबर आ रहा है।
एक 80 और 1 लाख, 280 आ गया। इट मीन्स क्वेश्चन हमारा सही है। तो इस तरीके से तुम्हें काम करना है, प्रेजेंटेशन देनी है, और इस तरीके से वाला क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, राइट। चलो अब आगे देखें। शॉर्टकट ट्रिक बेटा यूज मत करना, लेकिन शॉर्टकट ट्रिक अगर तुम्हारा ऑपरेटिंग का गलत आ रहा है, बाकी दोनों का सही है, तो ही आप यूज करना। नेक्स्ट आ जाओ फटाफट जल्दी से। एग्जाम में 2 ही एक्स्ट्रा पॉइंट आएंगे, डोंट वरी। एग्जामिनेशन में 2 ही एक्स्ट्रा पॉइंट आएंगे और कुछ नहीं। इलस्ट्रेशन 55 पे आना जरा, 55 पे। 280 नहीं आ रहा क्या यहाँ पे? आ तो रहा है 280, 180 और प्लस 1 लाख आ गया 280। इन तीनों को जोड़ के भी 280 आ रहा है ना, 280। आप देखो ना क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन नहीं देखते क्या? क्वेश्चन में देखो जरा, यहाँ पे ये 180 का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है और 180 का करंट इन्वेस्टमेंट है, यानी मार्केटेबल सिक्योरिटी। आ तो रहा है दोनों को जोड़ के 280, दोनों को जोड़ के 280 आ रहा है। आगे बात समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, इलस्ट्रेशन 55 पे आओ। इलस्ट्रेशन में 55। अब ये बहुत सारी चीजें आपको देखो दे रखी है, काफी सारी चीजें दे रखी है, बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन है। बहुत सारी चीजें दे रखी है, इतना बड़ा पेपर में नहीं आएगा, डोंट वरी, इतना बड़ा पेपर में नहीं आएगा, बट लेकिन क्वेश्चन है, हमें प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। एडिशनल इंफॉर्मेशन, 1 लाख डिबेंचर 31 मार्च 21 को इश्यू हुआ है। बेटा बोलो क्या, किस पे लगाओगे इंटरेस्ट? अगर 31 मार्च 21 को हुआ है तो 20 वाले फिगर पे लगा देना इंटरेस्ट, है ना, 20 वाले फिगर पे। ये रहा 20 वाले, एंड में हुआ तो बिगनिंग वाले फिगर पे। 3,50,000 का 12% निकालना बेटा, 3,50,000 का 12%, 42,000। ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग से माइनस, पिछले क्वेश्चन में भी था। फिर मशीन के लिए कुछ बोला है, और मशीन में साथ एक्यूमुलेट डेब्ट भी है, तो मुझे 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। बताओ कौन कौन से अकाउंट बनाना पड़ेगा मुझे? कौन कौन से अकाउंट बनाना पड़ेगा? पहला है मशीनरी अकाउंट, पहला है मशीनरी अकाउंट, और दूसरा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, चलो मशीन को ओपनिंग क्लोजिंग लिखते हैं। मशीन को ओपनिंग क्लोजिंग, टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी, डेब्ट का ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये 2 अकाउंट वाला क्वेश्चन मैंने आपको कहा था पेपर में, बिकॉज एक ही पॉइंट सफिशिएंट होता है बच्चे को देने के लिए। 1055 1675, 1055 1575, 1055 और 1575, ठीक है। 1675, सॉरी 1675 है, 1055 और 1675। डेप का ओपनिंग कितना है? डेप का ओपनिंग 140 और 210, ओपनिंग है 140, क्लोजिंग है 210, डन। अब आओ एडिशनल पॉइंट पे। क्या कहता है एडिशनल पॉइंट? कहता है कि एक मशीन है जिसकी कॉस्टिंग 80,000 है, जिसपे डेप लगा है 40, तो भैया वो तो 40,000 की हुई ना, और 40,000 की चीज को 10 के लॉस में बेचा, तो बेचा कितने का? 40,000 की चीज को 10 के लॉस में बेचा, तो बेचा 30 का। तो यहां पे मैंने आपसे कहा था 3 चीजें लिखोगे आप, बाई बैंक सेल 30, बाई पी एंड एल लॉस 10, और बाई लॉस 10 हो गया, बाई एक्यूमुलेटेड डेब्ट 40।
बात समझ आ गई? हो गया यहाँ तक क्लास? अब जरा जोड़ो इसको। बैलेंसिंग फिगर टू बैंक परचेज के नाम से ही आएगा। मैंने कहा था और किसी नाम से नहीं आएगा, परचेज के नाम से आएगा। तो 16,75,000 हो गया। बिल्कुल ये वर्किंग नोट है, रफ नहीं है, और इसके नंबर होते हैं 17,55,000, 17,55,000 माइनस करेंगे 10,55,000 तो आ जाएगा 7 लाख, आएगा 7 लाख। बात समझ आ गई क्लास? ये आएगा 7 लाख। परचेज कहाँ जाता है? इन्वेस्टिंग से माइनस। परचेज कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग से माइनस। और सेल कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग में। सेल जाता है इन्वेस्टिंग में प्लस। जीरो कहीं ज्यादा कम हो गया क्या? नहीं, पेपर में अगर आपका आंसर ठीक है, जीरो कम हो गया तो फिर तो गलत, आपका मेन आंसर गलत हो जाएगा ना। अगर जीरो कम हो गया, ज्यादा हो गया, तो एग्जाम में दिक्कत हो जाएगी। हाँ, तो आप लॉस को भेज दोगे ऑपरेटिंग में, आप लॉस को भेज दोगे ऑपरेटिंग में, और जो सेल है वो इन्वेस्टिंग में प्लस हो जाएगा। अच्छा, डेप्रिसिएशन की बात करें, टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट कितना है क्लास? 40,000। भाई लेजर पोस्टिंग होगी ना इसकी। मशीन में, मशीन में लिखते हैं क्लास बाय डेप, तो डेप में टू मशीन, तो ये आएगा 250। 250 में से घटा दो 140, आएगा 110। किस नाम से आएगा? बाय डेप ड्यूरिंग द ईयर, बाय डेप ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर आएगा 110। कहाँ जाएगा ये डेप? कहाँ जाएगा 110? 110 मुझे बताओ। ऑपरेटिंग में प्लस, ठीक है। तो ये वर्किंग नोट का अगर आपने सच बताऊं तो ट्रीटमेंट अगर लगा लिया तो फिर क्या बचता है? क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं बचता। फिर अगर आपने वर्किंग नोट का ट्रीटमेंट कर लिया तो फिर सारे क्वेश्चन में वही काम होता है यार। शेयर होगा, बॉन्ड डिबेंचर होगा, करंट असेट होगा, करंट लायबिलिटी होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स होगा, ज्यादा ट्रांसफर टू जर्नलिज्म हो सकता है, स्टेटमेंट ऑफ पेनल हो सकता है, बस। और क्या होगा? आप मुझे बताओ, कुछ नई चीज तो नहीं मिल जाएगी ना आपको, चीजें वही होंगी। करंट असेट, करंट लायबिलिटी, यही सब चीजें होंगी। अब आगे देखो जरा, इसके बाद हम बनाते हैं फॉर्मेट। आ जाओ फॉर्मेट बनाते हैं, काफी बड़ा क्वेश्चन है ये। फॉर्मेट भी उस हिसाब से बनाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 रिवाइज्ड, कंपनी का नाम ये सब आप पे छोड़ दिया, आप लिख लेना। और हाँ, जो तुम पेपर बनाते हो ना, मॉक टेस्ट वगैरह जितने भी लगाते हो आप, उसको सीरियसली लगाया करो। उसमें फॉर्मेट वगैरह सब कुछ प्रॉपर तरीके से बना के लगाया करो, क्योंकि अगर उसमें भी नहीं लगाओगे तो फिर एग्जामिनेशन में गलती हो सकती है। आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट मत रहना कि यार पेपर में मुझसे नहीं होगी गलती। तो इसीलिए मॉक टेस्ट वगैरह जब लगाया करो तो उसको सीरियस लगाया करो। इन्वेस्टिंग, सी फाइनेंसिंग, डी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, डी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, डी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। चलो अब करें क्लास, यहां तक हो गया हो तो। सबसे पहले सारी एडिशन चीजों को लिख लेंगे। तो ये बीच वाले पोर्शन में लिखो डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। बेटा कितना था मुझे फटाफट जरा बता चले जाओगे? डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर 1,10,000। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना क्लास है यहाँ पे? 10,000 है। और क्या था? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया,
बस इंटरेस्ट था ना, कुछ इंटरेस्ट का भी था कोई हिसाब किताब। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बेटा कितना था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स देखना पड़ेगा कितना था। 42,000, 42,000, 42,000 ठीक है। अब इन्वेस्टिंग के अंदर आएगा परचेजेस ऑफ मशीनरी। सेल ऑफ मशीनरी, सेल तो शायद 30 का था। परचेज इंटरेस्ट एक्सपेंस लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, चलेगा, कहीं गलती नहीं होगी। सेल था 30 का, लॉस 10 का था, परचेज था 7 लाख का, परचेज परचेज था 7 लाख का। एक काम और कर देना, परचेज को माइनस में दिखा देना और यहाँ पे इंटरेस्ट पेड को भी माइनस में दिखा देना। कितना था? 42,000। बेटा एडिशनल पॉइंट हो गया सारा का सारा। अरे स्पेसिंग से कोई दिक्कत नहीं है यार, एक दो लाइन ज्यादा छूट जाए, कम नहीं छूटना चाहिए, कम छूटेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर कैसे करोगे? ज्यादा छूटे कोई बात नहीं यार, एक दो लाइन खाली छूटी है तो क्या समस्या है? समझ रहे हो बात को? स्पेसिंग के पीछे मत भागो, आंसर करेक्ट के पीछे भागो, सही होना चाहिए। जब तुम प्रैक्टिस धीरे धीरे करने लग जाओगे ना तो आंसर स्पेसिंग भी सीख जाओगे। अरे कमी तो नहीं करना, बढ़ाना है बेटा, बढ़ाना। बढ़ा तो सकते हो आप, दो तीन लाइन फालतू लिखो, पेपर तो वहीं से मिलती है कॉपी, कौन से आपके पैसे लग रहे हैं। अब आगे देखो, इसके बाद हो गया ना क्लास सारा का सारा। बहुत टाइम लग जाएगा, जैसे तुम बोल रहे हो तो बेहतर है जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करो फटाफट। अब आ जाओ एडिशनल पॉइंट पे, सरप्लस बोलो फटाफट। नेट प्रॉफिट कितना है? कम ऑन, नेट प्रॉफिट कितना है? 1.5 लाख। नेट प्रॉफिट देखो कितना है, नेट प्रॉफिट है 1.5 लाख का। लिखो यहाँ पे सबसे ऊपर नेट प्रॉफिट या सरप्लस 1.5 लाख। उसके बाद डिबेंचर्स में आप क्या लिखोगे? डिबेंचर इशू है रिडीम है? डिबेंचर्स के अंदर क्या लिखोगे? डिबेंचर इशू है रिडीम है? भाई 3.5 था, अब 4,50,000 है, कितना इशू है? डिबेंचर आपने कितना इशू किया? आप कैलकुलेशन करो। पहले था 3.5 लाख, अब हो गया 4.5 लाख, 1 लाख का सिंपल है। लिखो 1 लाख डिबेंचर इशू, इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स कितना आ रहा है? 1 लाख। नेक्स्ट है इशू ऑफ डिबेंचर हो गया। उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी फाइनेंसिंग में आएगा, 75,000। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी आएगा, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 75,000। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स बेटा बोलो प्रोविजन फॉर टैक्स। करंट ईयर का मेड होता है, प्रीवियस ईयर का पेड होता है। करंट ईयर का मेड, प्रीवियस ईयर का पेड। डेट नहीं दिया तो इंटरेस्ट ओपनिंग बैलेंस पे निकालोगे। अगर कहीं भी इशू रिडीम का कुछ भी नहीं दिया ना तो इंटरेस्ट आप ओपनिंग बैलेंस पे लिखोगे हमेशा। हाँ अगर नीचे कुछ भी ना दिया होता है ना जब डेप्रिसिएशन का, तो अभी तो इससे पिछले क्वेश्चन में कराया था, करंट माइनस प्रीवियस करके डेप लिख देना ऑपरेटिंग में। प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट ईयर का 2 लाख, प्रीवियस ईयर का 1,25,000। प्रोविजन फॉर टैक्स लिखो, करंट ईयर का 2 लाख, करंट ईयर का लिखो क्लास 2 लाख, प्रीवियस ईयर का लिखो 1,25,000। प्रीवियस ईयर का आप यहां से माइनस करोगे, टैक्स पेड 1,25,000, और जो करंट ईयर का है ना वो 2 लाख यहां प्लस कर देना। किस नाम से प्लस करते हैं? प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। तो मेड आएगा 2 लाख और पेड आएगा 1,25,000। ओके, और क्या क्या बचा है देखो जरा। प्रोविजन फॉर टैक्स भी हो गया, मशीन भी हम कर चुके हैं, दो अकाउंट बना के। गुडविल बिल्कुल पिछले जैसा क्वेश्चन है यार, देखो गुडविल राइट ऑफ 50,000 और स्टॉक इन ट्रेड लिख देना जो भी आएगा। गुडविल राइट ऑफ लिखो 50,000 ऑपरेटिंग में, गुडविल राइट ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ 50,000, 50,000।
और स्टॉक बताओ इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? 72,000 था, 1,22,000 हो गया था, 50,000 से इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितना इंक्रीज हो रहा है क्लास इन्वेंट्री में? 50,000। अच्छा, गुडविल परचेज हो रही थी क्या? एक 50 से 1 लाख हो जाए तो परचेज है, सेल है? अब आगे देखो, यहाँ पे हो गया क्लास, सामने सारे एडिशन पॉइंट कर लिए। अब दो चार चीजें रह गई होंगी बस। शेयर कैपिटल 7 लाख से 9 लाख, इश्यू ऑफ शेयर लिखो, फाइनेंसिंग में इश्यू ऑफ शेयर। यार तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो गया, इश्यू ऑफ शेयर्स 2 लाख, बस एडिशनल पॉइंट अलग थे। देखो बाकी ऊपर का सारा सीन सेम ही है, एडिशनल पॉइंट अलग था बस। ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर हो गया। अच्छा, ये सारे नोट्स हमने कर लिए। इन्वेस्टमेंट खरीदी बेची है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 50,000, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 50,000, फिर इन्वेंट्री हो चुका है, बस खत्म। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 50,000, इन्वेंट्री हो चुका है, आंसर आ जाएगा। बताओ जरा कितना आ रहा है। और घबराने की बात नहीं है, अगर बाई चांस एक आध गलती हो जाती है, राइट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी इन्वेस्टिंग में आएगा, प्लस होगा, तो भी तुम्हारे उसी पॉइंट के कटेंगे नंबर, सारे नहीं कटेंगे। कितना क्लास आएगा? 7,20,000। कितना आएगा? 7,20,000। 7,20,000 माइनस का आ रहा है ना, 7,20,000 माइनस। कितना क्लास आएगा मुझे बताओ, और क्या लिखेंगे मतलब? नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग का निकाल लिया आपने? 2 लाख, 3,50,000, नहीं नेट कैश नहीं, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अगर ये देखोगे तो 50,000, 1,10,000, 10,000 और 42,000, 42,000, कितना आएगा? 2,12,000 प्लस 3,50,000, ये आएगा 562। परचेज गुडविल होगा तो इन्वेस्टिंग से माइनस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब जरा देखो यहाँ पे, 125 प्लस 50, 175, 175। कोई बात नहीं, एक मिस्टेक से टोटलिंग गलत होगी, पर आंसर पूरा मतलब कि वो नहीं गलत, आपका आंसर जीरो नहीं मिलेगा, नंबर जीरो नहीं मिलेंगे, ज्यादा मिलेगा। कितना आया क्लास? आप ऑपरेटिंग का आंसर चेक करो फटाफट, कितना आ रहा है? 387 आ रहा है क्लास ऑपरेटिंग का, लिख लो। 387 प्लस का आएगा तो क्या लिखोगे? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग वी हैव ऑलरेडी डन, और फाइनेंसिंग देखते हैं क्या लिखेंगे। फ्लो फ्रॉम में लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कितना आ रहा है मुझे बताओ, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी? ये आएगा 2,00,000, फिर 75,000, 75,000, फिर आएगा 1,00,000, फिर माइनस करोगे 42,000, ट्रिपल ट्रिपल थ्री, 333,000। ओके, ए प्लस बी प्लस सी लगाओ फटाफट, ए प्लस बी प्लस सी ऑपरेटिंग का आंसर है, और इन्वेस्टिंग का आंसर है, फाइनेंसिंग का आंसर, प्लस माइनस सही से लगाना। 3,87,000, तो मेरा आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी 0। दो चीजें प्लस करोगे इसमें, ओपनिंग कैश और ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट को मार्केटेबल सिक्योरिटी भी कहते हैं, ठीक है। कितना है क्लास ओपनिंग कैश? ओपनिंग कैश है 43 और 70, 43 और 70, 43 और 70, 1,13,000, 113। क्या ये क्लोजिंग कैश प्लस क्लोजिंग बैंक के बराबर आ रहा है? 73 प्लस 40 सेम, करेक्ट है, बराबर आ रहा है, इट मीन्स ठीक। तो प्रैक्टिस चाहिए बस आपको, मन से प्रैक्टिस करोगे, चैप्टर अच्छे से सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो क्यों नहीं बनेगा।
ऐसा क्या है जो नहीं बनेगा? प्रैक्टिस में कमी है आपकी, तभी नहीं बन रहा आपका आंसर। तो कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिस में कमी कर रहे हो, कुछ कमी है जो नहीं बन रहा है ना? कुछ तो कमी है। अगला क्वेश्चन मुझे बताओ जरा, अगला क्वेश्चन मुझे बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास अनसॉल्व का 49, अनसॉल्व का 49। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो होता है ना बेटा, वो आप ओपनिंग पे निकालोगे, कुछ नहीं गिवन है तो आप 3,50,000 का जरा निकालो, 3,50,000 का 12% निकालो। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 3,50,000 का 12% निकालो, 3,50,000 का 12% निकालो आप। फोर्टी नाइन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 49, प्लीज फटाफट आ जाओ 49 क्वेश्चन पे। मैं इस क्वेश्चन को तुम्हें गाइड कर देता हूं, समझा देता हूं, तुम इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा बना के आओगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में खत्म कर दूंगा इस पूरे पूरे टॉपिक को, राइट? फोर्टी नाइन क्वेश्चन जो है, 49 क्वेश्चन जो है, उसमें जो एडिशनल पॉइंट दे रखा है ना, ध्यान सुनना, तुम घर पे करके आओगे, राइट? तुम्हें प्रपोज डिविडेंड जो दे रखा है, तुम्हें मुझे बताओ कौन से ईयर का तुमको लेना है? प्रपोज डिविडेंड कौन से ईयर का तुमको लेना है, मुझे ये बताओ। प्रीवियस ईयर का ऑपरेटिंग में प्लस करना, फाइनेंसिंग से माइनस करना, करंट ईयर से तुम्हें कोई भी लेना देना नहीं है। पहली बात समझ गए सब बच्चे? मुझे बताओ, पहले बताओ सब बच्चे समझ गए पहली बात? दूसरी बात, मशीन परचेज अलग दिखाना इन्वेस्टिंग में, डेप्रिसिएशन करंट माइनस प्रीवियस करके अलग दिखाना ऑपरेटिंग में। समझ गए बात? मशीन, ये पॉइंट पहले भी कर चुके हो, दिस इज नॉट फर्स्ट पॉइंट, पहली बार नहीं कर रहे, फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे आप, अभी हमने क्वेश्चन देखा था उसमें था ये। मैं तुम्हें एक नोटिस करा रहा हूं कि देखो जो जो हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं वही सब है। प्रोविजन फॉर टैक्स अगर बैलेंस शीट के अंदर है, नीचे कुछ नहीं है, तो करंट ईयर का मेड होगा, प्रीवियस ईयर का पेड होगा। अभी किया था आपने क्वेश्चन, देखो एक अभी जस्ट क्वेश्चन किया था, उसमें भी यही काम था, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट थोड़ी देर पहले किया था, आप देखो एक चेक करो, 1 लाख से 1.5 लाख परचेज था ना, सॉरी इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, फाइनेंसिंग में प्लस। जैसा डिबेंचर के इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला, तो लगाना है नहीं लगाना? किस पे लगाओ? कुछ नहीं लिखा रहता तो, कुछ नहीं लिखा रहेगा तो 1.5 लाख पे लगा देना 10%, 15,000 ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग से माइनस, 1.5 लाख का 15% लगा देना। बात समझ आ गई? ओपनिंग बैलेंस पे नेट प्रॉफिट तो लिख ही लोगे, 1,25,000 नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 1,25,000 करना सब बच्चे, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस आपने दिया है क्लास, शॉर्ट टर्म लोन अगर आप किसी को देते हो तो ये भी इन्वेस्टिंग के अंदर आएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं आएगा, ट्रेड रिसीवेबल ऑपरेटिंग के अंदर आएगा। प्लांट प्रॉपर्टी का तो नोट में हम कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट? बाकी शॉर्ट टर्म प्रोविजन का भी कर चुके हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग का भी कर चुके हैं क्लास। यहाँ पे रीपेमेंट या मतलब डिबेंचर इशू रिडीम होगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का भी, शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस, ये सारी चीजें हो गई है खत्म। शेयर कैपिटल में इशू लिख देना, और इशू तो कुछ आएगा नहीं, शेयर कैपिटल तो जीरो है, शेयर कैपिटल जीरो है। लोन दिया है तो इन्वेस्टिंग में, असेट साइड है ना, लोन दिया तो इन्वेस्टिंग के अंदर आएगा, लोन दिया है तो इन्वेस्टिंग में। अब मुझे बताओ क्लास, ये क्लियर हो गया तो आप ये क्वेश्चन और 51 52 कर लोगे ना? तो अगली क्लास में मैं कवर करूंगा 49 51 और 52, और हम इस कैश फ्लो को भी एंड कर देंगे पूरा का पूरा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग बेटा फाइनेंसिंग में है, लॉन्ग टर्म असेट में अगर लोन हुआ ना तो इन्वेस्टिंग, और लायबिलिटी में हुआ तो फाइनेंसिंग, ये ध्यान रखना। डिबेंचर एडिशनल पॉइंट में दे रखा है क्या? अच्छा सॉरी यार, मैंने क्वेश्चन लगता है ढंग से नहीं देखा, रुकना रुकना रुकना। एडिशनल पॉइंट में डिबेंचर दे रखा है यार, ठीक है ठीक है ठीक है, दे रखा है, लेकिन फिर भी हमारा आंसर सही है, आंसर में कोई गलती नहीं है। 1 लाख का डिबेंचर 17 को इशू हुआ है ना, तो 16 पे लगेगा,
ठीक है, हमने भी उसी पे निकाला था, कोइंसिडेंस हो गया कि हमारा गलत भी सही हो जाएगा, हमने पढ़ा नहीं पॉइंट तब भी, क्योंकि 17 को इश्यू हुआ है तो 16 वाले पे लगेगा। लेकिन अगर नहीं लिखा होता तो भी आप 16 पे लगा, तो भी आप 16 वाले फिगर पे लगाते, यानी 1.5 लाख पे लगाते। नोट से तुम्हें कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं लिखा रहता तो भी ओपनिंग, बट इसमें लिखा है तो इसलिए, इसमें लिखा है इसीलिए क्लास आप क्या करोगे, इसको ओपनिंग पे निकाल लोगे। बेटा लोन अगर असेट साइड है तो तुमने किसी को दिया है, तो वो इन्वेस्टिंग का पार्ट है, लायबिलिटी है तो लिया है, समझ रहे हो। अगर लिखा होता ना कि 31 मार्च 16 को इश्यू हुआ है या रिडीम